हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो आज 2022 का जो भी बाकी का क्वेश्चन रह गया था पार्ट सी का 41 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया गया है? द गिवन फिगर शोज ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ एन अक्यूलेटेड फ्रंट which of the following is true about the temperature of three air masses A, B, C associated with the front। ठीक है, ये एक अक्यूलेटेड फ्रंट है। जैसे कि आप ये डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सी वाला रीजन सबसे कोल्ड है और ये ए वाला रीजन जो है ये सबसे वार्म है। देन ये थोड़ा कम कोल्ड है। ठीक है, कोल्डर, कूलर, वार्मर। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ ए इज सबसे इज हायर देन बी देन सी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेते हैं कि ये फ्रंट होता क्या है। ये जो अक्यूलेटेड फ्रंट हो गया, वार्म फ्रंट हो गया, कोल्ड फ्रंट हो गया, क्लाइमेटोलॉजी में ये जो फ्रंट होता है, ये फ्रंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि पहले तो फ्रंट का डेफिनेशन आप थोड़ा लिख लीजिए कि फ्रंट्स आर द बाउंड्री बिटवीन टू एयर masses विद डिफरेंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक। कहने का मतलब है कि फ्रंट क्या है? दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एयर masses का जहाँ पे मीटअप होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रंट मतलब क्रिएट होता है। ठीक है, they are dynamic feature of the atmosphere that play a crucial role in weather pattern. Here are the different front that इट इज कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्यूलेटेड फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है, तो कोल्ड फ्रंट किसे बोला जाएगा? अगर मतलब कोल्ड डेंस एयर masses एडवांस कर रहा है आगे एंड डिस्प्लेसेस ए वार्मर एयर masses, देन इट इज नोन एज कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में यहाँ देख सकते हो कि ये जो कोल्ड एयर मास है वो धीरे धीरे आगे चल रहा है। ठीक है, और वार्म एयर मास को डिस्प्लेस कर रहा है, धीरे धीरे ऐसे करके डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे वार्म एयर ऊपर जा रहे हैं और क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कोल्ड फ्रंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे स्टीप स्लोप देखने को मिलता है, रैपिड मूवमेंट होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन होता है, हेवी प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, थंडरस्टॉर्म वगैरह यहीं पे देखने को मिलता है। टेम्परेचर ड्रॉप आफ्टर पैसेज, क्लियर स्काई आफ्टर पैसेज। मतलब ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है इसका जो प्रेसिपिटेशन एकदम से हो जाता है और कम टाइम तक चलता है पर हेवी रेनफॉल होता है। ठीक है, कोल्ड फ्रंट की वजह से हमारा थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। वैसे वार्म फ्रंट क्या हो गया? सेम टू सेम वार्म फ्रंट, अगर वार्म एयर masses मूव कर रहा है तो उसे बोला जाएगा वार्म फ्रंट। ठीक है, when the warm less dense air masses advance and override a cold denser air masses, then that is known as warm front। ठीक है, इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जेंटल स्लोप देखने को मिलता है, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट में स्टीप स्लोप देखने को मिलता है, यहाँ पे जेंटल स्लोप देखने को मिलता है। ठीक है, देन स्लो मूवमेंट होता है, स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड फॉर्म करता है, यहाँ पे स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड फॉर्म करता है, यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म करता है। देन लाइट टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, इतना हेवी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे नहीं होता है वार्म फ्रंट में। देन जेंटल विंड फ्लो होता है, थंडरस्टॉर्म वगैरह नहीं क्रिएट होता है। देन टेम्परेचर राइजेस आफ्टर पैसेज। ठीक है, ये गया वार्म फ्रंट का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक। देन आ जाता है ये स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट कैसे क्रिएट होता है? दिस इज ऑकर व्हेन ए कोल्ड एयर masses एंड ए वार्म एयर masses मीट बट नाइदर हैज एनफ फोर्स टू डिस्प्लेस वन अनदर। मतलब ये जो कोल्ड एयर masses एंड वार्म एयर masses एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोल्ड एयर masses वार्म को डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ पे वार्म एयर masses कोल्ड को डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे थे ऑक्यूलेटेड में। यहाँ पे इतना मतलब इन दोनों के बीच में इतना फोर्स नहीं है कि ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर पाए। ठीक है, तो उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक लिटिल और नो मूवमेंट ऑफ द क्लाउड, स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड फॉर्म होता है, लाइट प्रेसिपिटेशन होता है, जेंटल विंड देखने को मिलता है यहाँ पे। देन आते हैं ऑक्यूलेटेड फ्रंट में। ऑक्यूलेटेड फ्रंट जैसे कि मैंने बोला एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। दिस इज ऑकर व्हेन ए फास्टर मूविंग कोल्ड फ्रंट ओवरटेक ए स्लोअर मूविंग वार्म फ्रंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक लाइक
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स विथ वार्म एयर masses ट्रैप्ड एलोप्ड, मतलब ये दोनों जो कोल्ड एयर masses है, ये थोड़ा ज्यादा कोल्ड है, ये थोड़ा कम कोल्ड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो वार्म एयर masses ट्रैप होकर रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखने को मिलता है। कैन प्रोड्यूसेस ए वेराइटी ऑफ वेदर कंडीशन इंक्लूडिंग हेवी प्रेसिपिटेशन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड देखने को मिलता है एंड हेवी प्रेसिपिटेशन भी यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखना है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जहाँ पे क्रिएट होगा वहां पे हेवी प्रेसिपिटेशन देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। ये ऑक्यूलेटेड का कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, if the absolute vorticity of the flow is conserved, air moving northeastward in the northern hemisphere will turn days to compensate for the days in planetary vorticity, ठीक है। पहले तो आप ये समझो कि ये वोटिसिटी क्या है, ठीक है। ये फ्लूइड डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वोटिसिटी मतलब रोटेशन के वजह से जो वोटेक्स क्रिएट होता है उसे बोला जाता है, उसी मैकेनिज्म को बोला जाता है वोटिसिटी, ठीक है। वोटिसिटी दो टाइप का होता है, एक होता है प्लैनेटरी वोटिसिटी, एक होता है रिलेटिव वोटिसिटी, ठीक है। ये जो प्लैनेटरी वोटिसिटी एंड रिलेटिव वोटिसिटी ईच अदर्स, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट एब्सोल्यूट वोटिसिटी होता है वो हमेशा कंजर्व होकर रहता है, कंजर्व होने के लिए ट्राई करता है, ठीक है। टू कंजर्व द रिलेटिव वोटिसिटी विथ इंक्रीज इन प्लैनेटरी वोटिसिटी, रिलेटिव वोटिसिटी शुड बी डिक्रीजेस, और डिक्रीज इन प्लैनेटरी वोटिसिटी, रिलेटिव वोटिसिटी शुड बी इंक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे, और प्लैनेटरी वोटिसिटी मतलब आप ऐसे समझो कि हमारा अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। और उसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वोटिसिटी क्रिएट होता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारा कोरिलेस फोर्स क्रिएट होता है, कोरिलेस फोर्स इक्वेटर से पोल तक जब जाएंगे कोरिलेस फोर्स का अमाउंट बढ़ेगा तो प्लैनेटरी वोटिसिटी का अमाउंट बढ़ेगा, इन रिलेटिव वोटिसिटी का अमाउंट घटेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे जैसे दिया है एयर मूविंग नॉर्थ वेस्टवर्ड, नॉर्थ ईस्टवर्ड, मतलब इक्वेटर से पोल तक हम जा रहे हैं, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल टर्न डेज टू कंपेंसेट फॉर द प्लैनेटरी वोटिसिटी, मतलब जो एयर मूवमेंट होगा, जो रिलेटिव वोटिसिटी होगा प्लैनेटरी वोटिसिटी की वजह से, जैसे मैंने बोला हम पोल की तरफ जा रहे हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं मतलब प्लैनेटरी वोटिसिटी बढ़ रहे हैं, मतलब रिलेटिव वोटिसिटी को घटना होगा। विथ डिक्रीजिंग रिलेटिव वोटिसिटी किससे इंडिकेट किया जाता है? एंटी साइक्लोनिक फ्लो के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे एक दो टर्म आता है, साइक्लोनिकली मूवमेंट एंड एंटी साइक्लोनिकली मूवमेंट, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो साइक्लोनिक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है जहाँ पे लोअर लेवल में लो प्रेशर रहता है, जब 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 मतलब इक्वेटर के आसपास हमें साइक्लोनिक कंडीशन देखने को मिलता है रिलेटिव वोटिसिटी में। देन जब हम पोल की तरफ जाते हैं वही रिलेटिव वोटिसिटी एंटी साइक्लोनिक हो जाता है, टू कंपेंसेट द प्लैनेटरी वोटिसिटी एंड टू कंजर्व द एब्सोल्यूट वोटिसिटी, ठीक है। तो जैसे कि ये पोल के तरफ जा रहा है तो रिलेटिव वोटिसिटी एंटी साइक्लोनिकली कंपेंसेट, एंटी साइक्लोनिकली होगा टू कंपेंसेट द प्लैनेटरी वोटिसिटी टू कंजर्व द एब्सोल्यूट वोटिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटी साइक्लोनिकली, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। देन जैसे कि मैंने बोला कि जब टू कॉम्पेंसेट फॉर द डेज इन द प्लैनेटरी वोटिसिटी, टू जैसे कि मैंने बोला कि जब मतलब इक्वेटर से पोल तक जाएंगे जो हमारा प्लैनेटरी वोटिसिटी वो इंक्रीज होगा, प्लैनेटरी वोटिसिटी इंक्रीज हो रहा होगा, किस उसे ये रिलेटिव वोटिसिटी कंपेंसेट करेगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? द एयर मूविंग नॉर्थ ईस्टवर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल टर्न एंटी साइक्लोनिकली टू कंपेंसेट द इंक्रीज इन द प्लैनेटरी वोटिसिटी। इक्वेटर से पोल तक जा रहे हैं तो प्लैनेटरी वोटिसिटी इंक्रीज हो रहा है, उसे ही कंपेंसेट करने के लिए रिलेटिव वोटिसिटी एंटी साइक्लोनिकली होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन से मिलता जुलता है, थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या दिया गया है कि क्या दिया है? इफ एन इनिशियल मोशनलेस एयर मास सेंटर्ड ओवर द इक्वेटर इज मूव्ड एडियाबेटिकली टू द नॉर्थ पोल देन इट विल डेज, ठीक है। पूछा क्या गया? सेम टू सेम, अगर मतलब कोई मोशनलेस एयर मास
इक्वेटर में है तो वो साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट करेगा, ठीक है। इज मूविंग एडियाबेटिकली टू द नॉर्थ पोल तक जाएगा, मतलब वो एंटी साइक्लोनिकली एंटी साइक्लोनिक मूव करेगा टू रिलेटिव वोर्टिसिटी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला रिलेटिव वोर्टिसिटी साइक्लोनिक मूव करता है ड्यूरिंग एट इक्वेटर एंड एंटी साइक्लोनिक मूव करता है एट पोल, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट एन एंटी साइक्लोनिक रिलेटिव वोर्टिसिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थिक क्लाउड रिफ्लेक्ट मोर सोलर रेडिएशन देन थिन क्लाउड। ये सही स्टेटमेंट है। आपको याद रखना है कि जो क्लाउड का थिकनेस अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा देन दैट ऑफ थिन क्लाउड। क्यों? अगर सिंपल सा बात है, अगर क्लाउड का थिकनेस और उसका थिकनेस बढ़ रहा है तो वो क्या कैसे फॉर्म होगा, वो ऑप्टिकली ओपेक हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो ज्यादा क्लाउड को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब एमिट नहीं होने देगा, उसके अंदर एमिट होने नहीं देगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट बी में कहते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ सोलर रेडिएशन इन एक्सटेंसिव क्लाउड सिस्टम इज अबाउट 20%। ये भी डाटाबेस क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट सही है, आपको याद रखना है, ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। देन क्या दे है, व्हिच पार्ट ऑफ ए थंडरस्टॉर्म क्लाउड डिसिपेट फास्ट। जो थंडरस्टॉर्म में कौन सा क्लाउड फॉर्म होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, फॉर्म होता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ऐसे वर्टिकली ग्रोथ होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। मतलब मतलब अपड्राफ्ट की वजह से ये वर्टिकली ग्रोथ करता है, क्लाउड का जो ग्रोथ होता है वो वर्टिकली होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, व्हिच पार्ट ऑफ द थंडरस्टॉर्म क्लाउड डिसिपेट फास्ट। मतलब क्लाउड ग्रोथ होने के बाद जब बारिश शुरू होगा, मतलब डिसिपेट होना स्टार्ट होगा, कहाँ से पहले, कौन से पार्ट से प्रेसिपिटेशन पहले शुरू होगा। इसका आंसर क्या हो गया, निचले पार्ट में, ठीक है। मतलब बटम पार्ट से प्रेसिपिटेशन शुरू होता है। क्यों? उसका दो तीन मतलब रीजन है। पहला तो वीकनिंग ऑफ ड्राफ्ट, दूसरा हो गया प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, तीसरा हो गया ग्रेविटी, ठीक है। थर्ड वाला को आप थोड़ा गौर कीजिए कि जो ग्रेविटी के वजह से जब ऑपड्राफ्ट स्टॉप हो जाएगा तो क्लाउड मैच्योर हो जाएगा। क्लाउड मैच्योर होने के बाद वो डिसिपेट होना स्टार्ट करेगा। जो जब डिसिपेट होगा, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, किसके ऊपर सबसे ज्यादा ग्रेविटी इफेक्ट करेगा, जो सेंटर के पास है वहां पे वो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है। सेंटर से जो दूर है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ का सेंटर ये मतलब अंदर है, सेंटर से जो पास होगा वो उसके ऊपर ग्रेविटी सबसे ज्यादा एक्ट होगा। तो निचले वाले में ग्रेविटी सबसे ज्यादा एक्ट होने के कारण ये पहले प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये पहले गिर जाता है नीचे, ठीक है। और बाकी के जो दो है वीकनिंग ऑफ ड्राफ्ट की वजह से, लाइक the powerful object that fuel the thunderstorm originate from the warm moist air near the ground is the storm mature these updraft weakens। मतलब जो updraft होता है वो weak हो जाएगा, ठीक है। especially near the top of the cloud updraft weak हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या होगा, अभी भी एक्टिव हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि नीचे से वाटर वेपर मतलब आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, तो जो बारिश होगा तो यहाँ पे जो मतलब जो मास, जो क्लाउड प्रेसिपिटेशन के वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट का मास यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन यहीं से पहले शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बटम पार्ट, ठीक है। देन क्या दे, फॉर द prediction of which one of the following phenomena a coupled ocean atmospheric model is necessary। सिंपल एल नीनो इसका आंसर है। मैंने प्रीवियस कोई वीडियो में भी बताया था कि जो एल नीनो है वो एक ओशन एटमॉस्फेरिक मॉडल है, ठीक है। मतलब ओशन की गर्म होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर और हाई प्रेशर पैसिफिक ओशन में क्रिएट होता है, उन दोनों के बीच में वो फैलता रहता है, ठीक है। तो बाकी सब आंसर नहीं होगा। एल नीनो जो है वो एक ओशन एटमॉस्फेरिक मॉडल, ये थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। देन क्या दे, थर्मल विंड इज द चेंज ऑफ डेज इन वर्टिकल ट्रोपोस्फियर, ठीक है। पहले तो आप ये समझना है कि थर्मल विंड है क्या। थर्मल विंड मतलब जो टेम्परेचर की वजह से, लाइक जो विंड मतलब ये एक विंड एक एयर पार्सल है,
टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये धीरे धीरे ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर ग्रो कर रहा है। ये जो विंड ऊपर ग्रो कर रहा है, ऊपर मतलब मूव कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसे बोला जाता है थर्मल विंड। मतलब टेम्परेचर की वजह से जो विंड वर्टिकल विंड मूवमेंट होता है उसे थर्मल विंड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, थर्मल विंड इज द चेंज ऑफ डेज इन द वर्टिकल ट्रोपोस्फियर। इसका आंसर हो जाएगा जियोस्ट्रोपिक विंड। क्यों? पहले तो आप ये समझो कि जियोस्ट्रोपिक विंड है क्या। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो कि ये एक पॉइंट पे जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स आप मतलब एक दूसरे से बैलेंस हो रहे, ठीक है। सो जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स बैलेंस हो गए, वहां पे जियोस्ट्रोपिक विंड फ्लो होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये इस लाइन में जियोस्ट्रोपिक विंड फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस लाइन में भी जियोस्ट्रोपिक विंड फ्लो हो रहा है। ये वाला प्रेशर में यहाँ पे 500 मिलीबार प्रेशर है, यहाँ पे 700 मिलीबार प्रेशर है, यहाँ पे 900 मिलीबार प्रेशर है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये हाइट और ये हाइट के बीच में जो डिफरेंस है, वो ही डिनोट करता है थर्मल विंड को, ठीक है। सो इसलिए थर्मल विंड इज द चेंज ऑफ जियोस्ट्रोपिक विंड इन वर्टिकल ट्रोपोस्फियर। मतलब वर्टिकली हम देखेंगे दो जियोस्ट्रोपिक विंड के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, वो वाला रीजन में जिस टाइप का मूवमेंट होगा, वो जो विंड मूवमेंट उसे बोला जाएगा थर्मल विंड, ठीक है, वो हो जाएगा थर्मल विंड। तो ये वाला क्वेश्चन आशा करता हूँ हो गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इफ आइसोबैरिक सर्फेसेस आर आल्सो द सर्फेस ऑफ द कांस्टेंट डेंसिटी देन एटमॉस्फेयर इज डेज। दो टाइप का एटमॉस्फेयर होता है, एक होता है बैरोक्लिनिक, एक होता है बैरोट्रोपिक। बैरोट्रोपिक में आपको याद रखना है कि जो डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, एंड बैरोक्लिनिक में डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल इज ओनली डिपेंड्स अपॉन बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो बैरोक्लिनिक में क्या होता है, आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। पर इन केस ऑफ बैरोट्रोपिक में क्या होता है, जो द सरफेस ऑफ बैरोट्रोपिक में क्या होता है कि जो आइसोथर्मल लाइन के साथ आइसोबैरिक लाइन में कोई रिलेशन नहीं होता है, और जो डेंसिटी का चेंज होता है वो प्रेशर की वजह से होता है, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया है, इफ द आइसोबैरिक सर्फेसेस आल्सो द सर्फेसेस ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये कैसा एटमॉस्फेयर दिखाएगा, बैरोट्रोपिक एटमॉस्फेयर दिखाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, लार्जर वैल्यू ऑफ द रॉस्बी नंबर आर लाइकली टू बी सीन इन डेज, ठीक है। रॉस्बी नंबर का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। रॉस्बी नंबर इक्वल टू इनर्शियल पैरामीटर बाय कोरियोलिस पैरामीटर, ठीक है। ये थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि कोरियोलिस फोर्स मैंने बताया कि इक्वेटर से पोल तक जाएंगे तो कोरियोलिस फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, तो रॉस्बी नंबर धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन में दिया है, लार्जर वैल्यू ऑफ रॉस्बी नंबर आर लाइकली टू बी सीन इन द वर्टिकल एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम इन द क्लोजर टू द पोल, क्लोजर टू द इक्वेटर। क्योंकि अगर रॉस्बी नंबर लार्ज मिल रहा है, मतलब कोरियोलिस इफेक्ट कम होगा, तो कोरियोलिस फोर्स सबसे कम कहाँ पे है, इक्वेटर में है, तो कोरियोलिस फोर्स सबसे कम है, इसलिए रॉस्बी नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो लार्जर वैल्यू ऑफ रॉस्बी नंबर्स आर लाइकली टू बी सीन क्लोजर टू द इक्वेटर नॉट पोल, ठीक है। देन इफ पूछा हुआ होगा कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ द रॉस्बी नंबर आर लाइकली टू बी सीन, देन इसका आंसर हो जाएगा क्लोजर टू पोल, क्योंकि पोल में कोरियोलिस फोर्स ज्यादा है, इसलिए रॉस्बी नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन द कंजर्वेशन ऑफ द मास रिक्वायर्ड डेज अपर लेवल डाइवर्जेंस फ्लो, weakening of the low level wind, thunderstorm in the eye wall, calm clear eye, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो साइक्लोनिक कंडीशन कैसा होता है मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये एक लोअर सरफेस में एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। लो प्रेशर में क्या होता है कि जो लो प्रेशर में क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, तो जो विंड होते हैं एक दूसरे मतलब लो प्रेशर की तरफ आता है, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रहा है, ठीक है। तो वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होते गए राइट की तरफ,
ठीक है, ऐसे राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, ये ऐसे राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल जो रोटेशन होगा वो कैसे होगा, ऐसे करके होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमें देखने को मिलेगा लोअर सरफेस में। इन द सेम टाइम अपर सरफेस में क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे अगर लो प्रेशर होके विंड ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा, अपर सरफेस में हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर में कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा, हाई प्रेशर में तो डाइवर्जेंस होता है ना, लो प्रेशर में कन्वर्जेंस हो रहा है तो हाई प्रेशर में डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, ये वाला डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस के वजह से कोरिलेस फोर्स की वजह से अगर हम राइट को डिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमें क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, इन ट्रॉपिकल साइक्लोन द कंजर्वेशन ऑफ द मास रिक्वायर्ड, अगर यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट होता है तो अपर सरफेस में कहीं ना कहीं हाई प्रेशर में डाइवर्जेंस होता होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपर लेवल डाइवर्जेंस फ्लो, मतलब लोअर लेवल में अगर कन्वर्जेंस हो रहा है अपर लेवल में डाइवर्जेंस होके उससे बैलेंस आउट करेगा। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन द कंजर्वेशन ऑफ द मास रिक्वायर्ड अपर लेवल ऑफ डाइवर्जेंस फ्लो। ठीक है, देन कहते हैं the Earth's atmosphere become oxygen rich around 2.5 billion year ago called Great Oxidation Event। ये सही है, नियरली 2.5 बिलियन ईयर में क्या होता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया उनका जो मतलब हमारा क्या उसे क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्जी का जो अमाउंट इंक्रीज हो जाता है अचानक से, ड्रास्टिकली चेंज होता है, इसलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट अचानक बढ़ जाता है, तो उसी एज को बोला जाता है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो बी में क्या दिया गया है, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस फास्ट ऑक्सीजन ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया produces most of the oxygen on earth but not the fast oxygen on earth। ऑक्सीजन अर्थ में ऑक्सीजन पहले से था, कम कम अमाउंट में था, क्योंकि कॉस्मिक जब आप न्यूक्लियर सिंथेसिस पढ़ोगे वहां पे जो हाइड्रोजन बर्निंग हो रहा है, हीलियम बर्निंग हो रहा है, ऑक्सीजन बर्निंग हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बना था, और वो जो कॉस्मिक रे के वजह से कॉस्मिक कॉस्मोस में हमें ऑक्सीजन मिला था, इसलिए जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ वहां पे भी थोड़ा स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ना कि पूरा एब्सेंट था। पहला जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म ही दिए, ये गलत बात है, पहला ऑक्सीजन था पर फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट किए है अर्थ में। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, सो इसलिए स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। देन क्या दिया, ये जो वेव दिया है, कैपिलरी वेव, स्टैंडिंग वेव, टाइडल वेव, विंड वेव, इनका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा आप याद रख लीजिए कि जो कैपिलरी वेव है उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, फ्री सरफेस विथ फ्री वेव विथ सरफेस टेंशन एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करता है, मतलब जो वेव का जो हाइट है वो कितना तक होगा, वो सरफेस टेंशन उस वाटर का सरफेस टेंशन कितना है वो डिसाइड करता है, तो उस टाइप का वेव को केपलर वेव बोला जाता है। और जो स्टैंडिंग वेव है वो कैसे फॉर्म नोड्स एंड एंटी नोड, स्टैंडिंग वेव नोड एंड एंटी नोड फॉर्म करता है। टाइडल वेव क्या करता है कि फोर्स्ड वेव इन ओपन ओशन दैट ग्रेविटी एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, अगर ग्रेविटी के वजह से मतलब जो वेव का हाइट कितना होगा वो मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसे बोला जाएगा टाइडल वेव। और विंड वेव कहाँ फॉर्म होता है, विंड वेव फ्री वेव इन ओपन ओशन विथ ग्रेविटी एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ओपन ओशन में फॉर्म होता है, सो ये थोड़ा आप देख लीजिए। ठीक है, देन क्या है, डिफ्यूजनल मिक्सिंग रेट ऑफ सैलिनिटी इज हायर देन दैट ऑफ टेम्परेचर इन ओशन। स्टेटमेंट ए दिया है, स्टेटमेंट बी दिया गया है, लार्जर डेंसिटी ग्रेडियंट इन द वर्टिकल लीड्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट वन में क्या दिया है कि डिफ्यूजनल मिक्सिंग रेट, वो क्या होता है, जनरली टेम्परेचर डिफ्यूजेस फास्टर देन द सैलिनिटी इन द ओशन। जो डिफ्यूजन होता है वो सैलिनिटी के कंपैरिजन में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ज्यादा होता है। ठीक है,
This is due to the molecular structure of the water and the way heat and salt particle interact with it. ठीक है, तो स्टेटमेंट ए क्या हो गया कि यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है डिफ्यूजन के लिए, डिफ्यूजनल मिक्सिंग के लिए, देन दैट ऑफ द सैलिनिटी, ठीक है। देन स्टेटमेंट बी में क्या दिया है, डेंसिटी ग्रेडियंट एंड वेवलेंथ, वो क्या है, दिस इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल इन द फ्लूइड डायनामिक, ए लार्ज डेंसिटी ग्रेडियंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन leads to a stronger restoring force which in turn result in shorter wave। क्या बोल रहा है कि ये अगर जहां पे मतलब वर्टिकली डेंसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, डेंसिटी डिफरेंस देखने को मिलेगा, वहां पे हमें शॉर्टर वेवलेंथ फॉर्म होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो डीप वाटर में, जो ओपन ओशन में जो वेव फॉर्म होता है उनका वेवलेंथ बड़ा होता है, और जो कोस्टल ओशन में वेवलेंथ छोटा होता है। क्यों? कोस्टल वाटर जहाँ पे मतलब कोस्टल एरिया में पहले तो डेप्थ सबसे कम है, और उसके बाद डेंसिटी का डिफर देखने को मिलेगा। अगर कोई भी एक ओपन ओशन में आपको डेंसिटी डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक थर्मोक्लाइन या हालोक्लाइन देखने को मिलेगा, तो अपने आप जो थिकनेस होगा, दो ओशन का थिकनेस सरफेस से लेके वो कम हो जाएगा। अगर थिकनेस कम हो गया तो वेवलेंथ भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी क्या हो गया, सही हो गया, लार्जर डेंसिटी ग्रेडियंट इन द वर्टिकल लीड्स टू शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। देन क्या दिया है, द गिवन फिगर शोज द continents surrounded by ocean and vector represent the surface shown direction, identify the process in the coastal region makes ABC, ठीक है। अपवेलिंग डाउनवेलिंग के बारे में ये दिया गया है। तो पहले तो आप थोड़ा ये समझो कि लाइक ये कोस्ट है, ठीक है, ये समंदर है, समंदर का पानी है, और ये कोस्टल रीजन है, ठीक है, कोस्टल रीजन है। यहाँ पे घर वगैरह है, ठीक है, तो ये कोस्टल रीजन है, तो ये समंदर है। अगर किसी की मतलब कि अगर टुवर्ड्स द मतलब जो करंट होगा या पानी का फ्लो टुवर्ड्स द कोस्ट होगा, तो क्या होगा, डाउनवेलिंग होगा, ठीक है। अगर अवे फ्रॉम द कोस्ट होगा, तो अवे फ्रॉम कोस्ट के क्या होगा कि यहाँ पे एक वैक्यूम स्पेस क्रिएट होगा, इसको फिल अप करने के लिए जो नीचे से पानी ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, टुवर्ड्स द कोस्ट डाउनवेलिंग, अवे फ्रॉम द कोस्ट अपवेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है देख लेते हैं, ठीक है। ए वाले में क्या होता है, ये ए वाला यहाँ पे ऐसे आता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कोरियलिस फोर्स के वजह से राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये भी ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे कोस्ट से दूर जा रहा है तो अपवेलिंग हो रहा है, तो ए और बी में दोनों जगह अपवेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड सी डी में क्या हो रहा है, ये जैसे कि देख सकते हो कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियलिस फोर्स लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, लेफ्ट की तरफ, ये भी लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे करंट जो होता है टुवर्ड्स द कोस्टल रीजन जा रहा है, ठीक है। तो टुवर्ड्स द कोस्टल रीजन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, डाउनवेलिंग देखने को मिलेगा। इसलिए ए एंड बी में अपवेलिंग देखने को मिलता है और सी एंड डी में डाउनवेलिंग देखने को मिलता है, ठीक है। देन ये थोड़ा आप याद रख लीजिएगा कि कौन सा थ्योरी क्या क्या मतलब डिस्क्राइब करता है किसको, लाइक सुभरदर थ्योरी जो हो गया वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओशन इंटीरियर मेरिडियनल फ्लो डायरेक्शंस डिस्क्राइब थ्रू ए पोटेंशियल वोर्टिसिटी आर्गुमेंट, ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ए करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ टाइड जनरेटिंग फोर्स ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू द मून, ठीक है। टाइड जनरेटिंग फोर्स का जो फॉर्मूला है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द radius of the earth and the mass of the moon, and indirectly and inversely proportional to the cube of the earth to moon distance, ठीक है। एक होता है नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है टाइडल ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइडल ग्रेविटेशनल फोर्स में जो आर होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको क्यू करके लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि
जो नॉर्मल ग्रेविटी में हम एक मतलब यहाँ पे एक डायरेक्शन ऐड होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम आर डिवाइडेड बाय डी क्यू, ठीक है। देन क्या दिया है, गिवन फिगर रिप्रेजेंट न्यूटन प्रोफाइल एट ए साइट इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट दिस न्यूटन। पहले तो ये सारे के सारे न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे के सारे ग्राफ। जैसे कि आपको पता है कि सरफेस ओशन से ज्यादा न्यूटन डीप ओशन में देखने को मिलता है, तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं तो न्यूटन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पर जो अमाउंट ऑफ न्यूटन देख सकते हो कि यहाँ पे 0 से 10 20 30 तक मतलब रेस्पेक्ट में जा रहा है, यहाँ पे 0 40 80 120 जा रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट में जा रहा है, तो ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा जो न्यूटन का जो अमाउंट मिलता है इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम और मास जो भी बोल सकते हो, वो सिलिकेट हमें मिलता है, ठीक है। तो सिलिकेट का सारे सारे के सारे न्यूटन तो मतलब डेप्थ के रेस्पेक्ट में बढ़ते हैं, पर जो सिलिकेट है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। देन उससे कम कौन होता है, नाइट्रेट। देन सेकंड हाईएस्ट होता है नाइट्रेट। देन थर्ड हाईएस्ट होता है हमारा फॉस्फेट। देन सबसे कम जो डीजल आयन एक ट्रेस अमाउंट में हमें मिलता है। न्यूट्रेंट जो न्यूट्रन बकेट में सबसे ट्रेस अमाउंट में हमें डीजल आयरन देखने को मिलता है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या दिया है, मैच करना है सिंपली कैलकारियस और सी फ्लोर एबव सी सी डी, मैंगनीज नोड्यूल एबाइसल प्लेन हो गया। ये पता होना चाहिए आपको कि सीसीडी के ऊपर हमें कैलकारियस जोन मिलता है, फॉस्फोरेट जो हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलता है इवापोरेशन की वजह से, मेटल सल्फाइड हाइड्रोथर्मल प्लेट में मिलता है, मैंगनीज नोड्यूल एबाइसल प्लेन में मिलता है, जो जहाँ पे एनर्जी कंडीशन सबसे कम होता है और वहाँ पे मतलब क्ले साइज पार्टिकल्स ऑफ मैंगनीज एंड आयरन डिपोजिट होके मैंगनीज नोड्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। देन क्या दिया, ओशन टेक्स अप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक CO2, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ओशन है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है अपने अंदर। जैसे कि अभी जो क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मतलब सब लोग बोल रहे कि पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेंगे। पर सही बात यह है कि जो हमारा ओशन है वो लाइक 50 to 60% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में H2O जब मिलता है CO2 के साथ, देन H2CO3 फॉर्म होता है, H2CO3, देन ये फर्दर डीके होता है HCO3 माइनस, देन CO3 2 माइनस। ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट है मतलब ओशन का, वो H2CO3 होके भी रह सकता है अगर थोड़ा मतलब HCO3 माइनस हो गया, देन और थोड़ा अगर मतलब अल्कलाइन ज्यादा हो गया तो HCO3 2 माइनस होके और एक H प्लस फॉर्म करेगा थोड़ा एसिडिक करने के लिए। ये उसका केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर जो मतलब अभी क्या होता है कि जो प्राइमरी रीजन बिहाइंड ऑफ इट क्या है, द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ CO2 लीड्स टू मोर डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन द ओशन। मतलब एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है अभी के टाइम, वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो ये डिनोट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। CO2 का पार्शियल प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है ठीक कि वो क्या होता है कि ओशन में डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होने के लिए मतलब चला जाता है, ठीक है, डिसोल्यूशन हो जाता है। देन क्या है, द फ्लक्स ऑफ N2O आउट ऑफ द ओशन इज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द अपवेलिंग एरिया एंड हाई लैटिट्यूड एरिया बिकॉज। इसका रीजन क्या है, पहले तो अपवेलिंग रीजन में हमें न्यूट्रिएंट कंटेंट मिलेंगे, जो बॉटम ओशन में जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट वगैरह है अपवेलिंग की वजह से वो ऊपर आएंगे, और न्यूट्रिएंट बकेट में सबसे जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन N2O का है, नाइट्रोजन का है। तो अपवेलिंग की वजह से जो नाइट्रोजन ऊपर आएगा वो एटमॉस्फेयर में फ्लक्स होकर चला जाएगा, ठीक है। ये एक रीजन हो गया। सेकंड क्या है, हायर लैटिट्यूड रीजन में, हायर लैटिट्यूड में हमें आइसोथर्मल रीजन देखने को मिलता है, मतलब कोई भी थर्मोक्लाइन और
पिकनिक लाइन नहीं होता है तो नीचे वाला वाटर ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, स्मूथली मतलब आना जाना होता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट तो ऊपर आता है पर उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको मतलब यूटिलाइज करने के लिए कोई फाइटोप्लैंक्टन वगैरह ऐसे प्राइमरी प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होते। क्यों नहीं होते? सॉरी। क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है फाइटोप्लैंक्टन और ग्रीन पिगमेंट वाला जो एल्जी वगैरह होते हैं, वो खाना प्रोड्यूस करने के लिए क्या उन्हें जरूरी है? एक होता है सनलाइट और एक होता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट तो मिल गया है पर हायर लैटिट्यूड में सनलाइट मतलब इतना ज्यादा सनलाइट नहीं मिल पाता है। पोलर रीजन में जो सनलाइट जो होता है, जो अमाउंट ऑफ सनलाइट वो कम होता है, इसलिए N2O वहां पे ज्यादा हो जाते हैं और इसलिए एटमोस्फेयर में फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इसका आंसर क्या हो गया? द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस N2O आर इनहिबिटेड बाय लाइट। मतलब लाइट के वजह से, अगर सनलाइट नहीं होगा पोलर रीजन में तो N2O जो यूटिलाइज नहीं होगा। अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? वो एटमोस्फेयर में फ्लक्स होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। देन कहते हैं there are two particles x and y on the sea surfaces. The density of particles x is twice the density of y. Density of x is twice the density of y. ठीक है, जो इसका जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ y इक्वल टू dx बाय 2। इसका जो डेंसिटी है वो dx से आधा है। ठीक है, while y has the same density as sea water। y का जो डेंसिटी है वो सी वाटर के डेंसिटी के साथ सेम है। ठीक है, देन x रेडियस 3 as the radius of y, which one of the following statement is incorrect। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रेडियस को कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मतलब वैसा परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है कि एग्जैक्ट कितने मतलब कितने सरफेस एरिया से कितने डेंसिटी में कितना ज़्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए उसे फ्लोट करने के लिए। ठीक है, वैसा कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम रेडियस को यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, बस डेंसिटी को देखेंगे। ठीक है, अगर y का डेंसिटी मतलब ओशन के साथ सेम है तो वो क्या होता है? क्या दिया है? द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल x इज टुवाइस द डेंसिटी ऑफ y। तो x माइट गेट डिपोजिटेड, x डिपोजिट हो सकता है क्योंकि इसका जो x का जो x का जो डेंसिटी है y से ज्यादा है, वो मे भी डिपोजिट हो सकता है क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे डूब जाएगा। और y का जो डेंसिटी है वो वाटर के साथ सेम है, तो सेम सिमिलर डेंसिटी एक ही लेवल में रहेंगे तो y नीचे डिपोजिट नहीं होगा। ठीक है, तो x माइट गेट डिपोजिटेड इन द सेडिमेंट बट y विल नॉट सिंक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है माइट गेट डिपोजिटेड, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है कि कितना रेडियस होना चाहिए उसे श्रिंक ना होने के लिए, तो बस हम डेंसिटी को लेके चलेंगे। डेंसिटी को देखेंगे तो x माइट बी डिपोजिटेड इन द सेडिमेंट और सिंक आउट टू द ओशन देन दैट ऑफ y। ठीक है, y विल नॉट सिंक ड्यू टू द सेम डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, देन क्या है? व्हाट इज द preferred sequence of oxidant utilized by bacteria during the decomposition of organic matter। जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो कुछ जो मतलब लिगेंड्स होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा यूटिलाइज होता है। ठीक है, उनका सीक्वेंस क्या क्या देख लीजिए। तो पहला तो हो गया ऑक्सीजन, सबसे फेवरेट जो बैक्टीरिया का है। ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन को वो पहले यूटिलाइज करता है, देन NO3 माइनस को वो यूटिलाइज करता है, देन SO4 2 माइनस को यूटिलाइज करता है, देन CO3 2 माइनस को यूटिलाइज करता है। CO3 2 माइनस को यूटिलाइज करना सबसे मुश्किल है, मतलब सबसे लास्ट में वो प्रिफर करता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, देन क्या है? ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज वुड लाइकली टू इन डेस frequent hypoxia in coastal water, decrease in the nutrient loading in the coastal water, inhibition of the stratification in the coastal water, increase in pH in coastal water। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कोई इंक्रीज इन पीएच वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इनहिबिशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ कोस्टल वाटर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है पर प्राइमरी कंट्रीब्यूशन स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ कोस्टल वाटर नहीं होता है। देन
डिक्रीज इन द न्यूट्रेंट लोडिंग इन द कोस्टल वाटर। न्यूट्रेंट लोडिंग का डिक्रीज होने के लिए बहुत सारे मतलब अलग रीजन भी हो सकता है, पर जो क्लाइमेट चेंज होने के लिए क्लाइमेट चेंज होता है उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है? फ्रीक्वेंट हाइपोक्सिया इन कोस्टल वाटर। जो कोस्टल वाटर में हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन पोर, ठीक है, ऑक्सीजन का डिफिशियंट होना, उसे बोला जाएगा हाइपोक्सिया। अगर हाइपर लिखा होगा, हाइपर, हाइपर मतलब ऑक्सीजन रीच, ठीक है, तो हाइपोक्सिया मतलब जो फ्रीक्वेंट हाइपोक्सिया होता है इन कोस्टल वाटर ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज वुड लाइकली टू रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है कोस्टल वाटर में, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देन क्या दे है, सेकेंडरी प्रोडक्शन इन द ओशन टाइपिकली रेफर्स टू डेज। ओशन में जो सेकेंडरी प्रोडक्शन होता है वो टाइपिकली क्या होता है? ग्रोथ ऑफ हेटेरोट्रोपिक बायोमास, सिंपल। जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है उसको खा के, मतलब फाइटोप्लैंक्टन को खा के जू प्लैंक्टन अपना गुजारा करता है, तो जू प्लैंक्टन का जो मतलब प्रोडक्शन होता है वो किसके वजह से होता है? फाइटोप्लैंक्टन के वजह से होता है। इसलिए पहले जो आपने जब जैसे वो ग्राफ पर देखा होगा कि स्प्रिंग बूम एंड फॉल बूम, मतलब स्प्रिंग और फॉल के टाइम जो फाइटोप्लैंक्टन का अमाउंट अचानक से बढ़ जाता है और उसके ठीक बाद जू प्लैंक्टन का अमाउंट बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर जू प्लैंक्टन डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो उसे बोला जाता है सेकेंडरी प्रोडक्शन। सो सेकेंडरी प्रोडक्शन इन द ओशन टाइपिकली रेफर्स टू ग्रोथ ऑफ हेटेरोट्रोपिक बायोमास, ठीक है। देन क्या है, बेंथिक इन्फोनल प्लेज important रोल इन फंक्शनल रोल इन द बायोटर्बोसन। बायोटर्बोसन जैसे कि मैंने बोला था, ये मतलब जो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या करता है, इन्फोनल मतलब इनसाइड द, मतलब ये जो, और बायोटर्बोसन की वजह से ये मतलब मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो मिट्टी को खोद के वहां पे घर कर कर रहते हैं, तो इनके वजह से इसी क्या बोला जाता है? बायोटर्बोसन, ठीक है। बायोटर्बोसन में हमने पढ़ा था कि जैसे बोला था प्रीवियस कोई एक वीडियो में कि बायोटर्बोसन की वजह से जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म का जो फॉसिल होता है वो प्रिजर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि ये बायोटर्बोसन की वजह से वो मतलब नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेंथिक इन्फोनल मतलब इनसाइड द अर्थ और इनसाइड द सॉइल, ठीक है। बेंथिक इन्फोनल प्लेज इंपोर्टेंट फंक्शनल रोल इन बायोटर्बोसन। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। देन स्टेटमेंट बी में कह दिया है, ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफ्स सिंथेसाइज क्लोरोफिल एंड कैटेनॉइड्स। ये भी सही है, जो हमारा ऑक्सीजनिक फोटोट्रोप्स होते हैं वो क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वैसे वैसे आपको बता दूं कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पिछले कुछ ईयर से, 2024 हो गया, 23 हो गया, 22 अभी ये खत्म हो गया, हम जियो फिजिक्स के क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। बस हम जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो देख रहे हैं पार्ट सी में, और पार्ट बी में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और पार्ट सी में इसलिए 80 में से लगभग 65 से 70 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और 12 से 15 क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं जो जियो फिजिक्स से आए हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर टिल एंड, थैंक्स अगेन।